Hi everyone, and I hope you all are studying well. So in this video we'll be discussing basically three study note, that is study note number 1, study note number 2 and study note number 3 till portfolio analysis. Okay, and this will probably be our fourth lecture of strategic management or of OMSM subject. So let's begin. अब देखो 9.1 में क्या है. स्टडी नोट 9.1 इज सिचुएशनल एनालिसिस. स्टडी नोट 9 वैसे है क्या, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसका स्टडी नोट 9.1 है जो है सिचुएशनल एनालिसिस. ठीक है, अब सबसे पहले देखो सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है. कोई भी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है कंपनी में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस. लाइक एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट पोजिशन ऑफ बिजनेस इन ऑल डायमेंशन. प्रेजेंट पोजीशन बिजनेस का एनालाइज करना है सारे डायमेंशन से. ठीक है, SWOT एंड पेस्ट एनालिसिस आर टू मेथड्स थ्रू विच अ कंपनी प्लान अहेड बाय कंडक्टिंग रिसर्च. अब ये SWOT और पेस्ट क्या है, ये दोनों एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये एनालिसिस करने का. ठीक है, अब देखो पेस्ट एनालिसिस क्या होता है. पेस्ट होता है बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को, और SWOT होता है इंटरनल अफेयर्स. ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, अब देखो पेस्ट में क्या है. P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे गवर्नमेंट का डिसीजन, उसका पॉलिसीज जो कि एक फर्म का पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, फिर स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकता है. फिर टैक्स लॉ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑल इन्फ्लुएंस कंपनीज इन फ्यूचर. ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये सब आ सकता है. ठीक है, अब देखो इकोनॉमिकल. पी से हो गया पॉलिटिकल, ई इज फॉर इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स जो चेंज होते रहता है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड. ठीक है, ये सारा आएगा इकोनॉमिकल फैक्टर्स में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, उसका डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है फॉर फ्यूचर. ओके, अब आते हैं एस से. एस से क्या है, सोशल. सोशल फैक्टर्स क्या होता है, जैसे ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, डोमेस्टिक मार्केट, कल्चरल ट्रेंड्स एंड डेमोग्राफिक्स. ये सारा आ जाएगा सोशल फैक्टर्स में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है. ये सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है. ठीक है, एंड देन टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन एंड इंसेंटिव्स. तो ये सारा आ जाएगा टेक्निकल फैक्टर्स. अब देखो ये सारा जो फैक्टर्स है ये कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया. इंटरनल फैक्टर्स आता है SWOT, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हो जाएगा इंटरनल फैक्टर्स. ये सारा है, ये चारों है एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बेनिफिट्स ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस. अब जो अभी हम लोग सिचुएशन के एनालिसिस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा कंपनी को, तो देखो उसी का बेनिफिट्स है सारा. द नंबर 1 बेनिफिट इज इट प्रेजेंट्स बिजनेस स्टैंडिंग पोजिशन दैट इज वीक या स्ट्रॉन्ग. अभी हम लोग सिचुएशन को एनालाइज कर लेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन वीक है या स्ट्रांग है. ठीक है, नेक्स्ट इट फोकस द फ्यूचर एंड शेड्स लाइट ऑन करंट सिचुएशन. फ्यूचर पता चल जाता है एनालिसिस से. ठीक है, और जो करंट पोजीशन है उस पर फोकस करके फ्यूचर का पता चल जाता है. जैसे किसी भी स्टूडेंट का हरकत की वजह से उसका फ्यूचर पता लगा लेता है ना सब पेरेंट्स लोग कि ये बड़ा होके क्या करने वाला है क्या नहीं, मतलब उसी टाइप का. ठीक है, नेक्स्ट इट इवेलुएट्स बिजनेस एनवायरनमेंट टू मेक डिसीजन. बिजनेस एनवायरनमेंट को इवेलुएट करता है जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इट प्रिवेंट्स फ्यूचर फेलियर. ऑब्वियसली अभी का सिचुएशन एनालाइज कर लेंगे तो फ्यूचर का फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स रियलिटी चेक ऑन परफॉर्मेंस. रियलिटी चेक हो जाता है कि अभी क्या परफॉर्म कर रहा है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म. ठीक है, नेक्स्ट इज enables firms to understand the economy and market and expand.
अब देखो, जब तक इकोनॉमी और मार्केट को कोई समझेगा नहीं, वो अपना बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिचुएशन का एनालिसिस करके मार्केट को समझा जा सकता है और वैसे ही एक्सपैंड किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर स्टडी नोट नंबर 1, दैट इज सिचुएशनल एनालिसिस। अब आते हैं स्टडी नोट नंबर 2 पे, विच इज स्वॉट एनालिसिस। अभी बताए स्वॉट होता है इंटरनल अफेयर्स, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज इट? It attempts to assess the internal strength and weakness of an organization and the opportunities and threats that its external environment presents. ठीक है, देखो पेस्ट एनालिसिस जो था वो टोटली एक्सटर्नल फैक्टर्स था। अब यहाँ स्वॉट एनालिसिस में क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंटरनल फैक्टर्स है और ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस से क्या पता चल जाएगा? एस इज फॉर स्ट्रेंथ, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, उसका वीकनेस क्या है वो पता चल जाएगा, फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में वो पता चल जाएगा, और थ्रेट्स क्या है मार्केट में, या फिर क्या आने वाला है, या फिर क्या अज्यूम किया जा सकता है कि ये थ्रेट आने वाला है, वो पता चल जाएगा। तो स्वॉट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस में। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ में क्या क्या आएगा, क्या क्या पता किया जा सकता है? फाइनेंशियली गुड, अगर फाइनेंशियली गुड है कंपनी तो वो उसका स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, फिर अगर उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल है तो भी वो उसका स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो इसका स्ट्रेंथ माना जा सकता है। और फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी स्ट्रेंथ हो गया। फिर रिलेशंस अच्छा है उसका बाकी कंपनीज में या फिर उसका होल्डिंग कंपनीज में, तो वो एक उसका स्ट्रेंथ बोला जा सकता है। फिर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, ये तो पता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी कंपनी का हो जाता है तो फिर उसको जज किया जाता है। तो अगर किसी कंपनी का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है तो वो एक स्ट्रेंथ माना जा सकता है। नाउ टेक्नोलॉजिकल रिस्क है नहीं, टेक्नोलॉजिकली रिच अगर है, ठीक है, और गुड रॉ मटेरियल है तो भी वो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकली रिच कैसे हो सकता है? उसके पास हाई टेक्नोलॉजिकल चीज होगा। ठीक है, जो नॉर्मल उसी के कंपेयर में कंपनीज लोग जो यूज कर रहा है तो उसके पास भी वही चीज होगा बट इन अ एफिशिएंट मैनर। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छा होने से उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो वही उसका एक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ का बात, क्या क्या से पता चलता है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो ये सारा रहेगा तो पता चल जाएगा कंपनी का वीकनेस क्या है। अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन है, तो ये उसका वीकनेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट बहुत ले लिया है, लोन बहुत ले लिया और सेल हो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो वो उसका वीकनेस है, कभी भी डूब सकता है कंपनी। फिर पुअर प्रोडक्ट मिक्स क्या है? 3-4 प्रोडक्ट को मिक्स करके जो बेचा जाता है तो वो उसका पुअर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मिक्स अच्छा से नहीं किया है तो वो उसका एक वीकनेस हो सकता है, क्योंकि मे भी इसके वजह से बहुत सारा कंज्यूमर ना ले उसका प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड डिमांड गैप। टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, फिर डिमांड नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट उस कंपनी का वीकनेस हो सकता है। नाउ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या ग्लोबल थ्रेट्स है। ठीक है, तो वो उसका वीकनेस है। नाउ लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन ऑल कंपटीशन वॉर। ठीक है, अगर उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कॉम्पिटिटर बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके उसे आगे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है बहुत कॉमन, जो स्ट्रेंथ है उसका बस उसी का अपोजिट हो जाएगा उसका वीकनेस। तो एग्जाम में ये याद करने में बहुत बेनिफिशियल होगा कि बस स्ट्रेंथ याद कर लो या फिर बस वीकनेस याद कर लो और एग्जाम में उसका अपोजिट लिख देना। जैसे यहाँ था गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ टेक्नोलॉजिकली रिच है, यहाँ लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो भी है इसका उल्टा लिख देना, कोई एक याद रखो और एग्जाम में उसका उल्टा कर देना दूसरे वाले में। ये सब देखो ट्रिक होता है याद करने का, कोई बाई हार्ट तो याद कर नहीं सकता, और जो करता है वो लोग तो बहुत महान लोग रहता है। ठीक है, तो हम तो महान है नहीं, बाई हार्ट तो कोई करेगा नहीं। तो यही सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक करके याद करो तो एग्जाम में बेटर परफॉर्म हो सकता है। ठीक है,
और एक चीज़ और, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिक्स बनाए, क्योंकि वो निमोनिक्स याद रहेगा। और ऐसा नहीं कि बस निमोनिक्स याद रखना है, उसको रिलेट भी करना है। मतलब जैसे स्वॉट है, मान लो इसका निमोनिक्स है SWOT, तो पता चलेगा एग्जाम में SWOT तो याद है, लेकिन S से क्या होता है वही भूल गए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक ये लेक्चर से किसी एक को भी फ़ायदा हो रहा है तो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ O, विच इज़ फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? सीजनल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मान लो जैसे अम्ब्रेला है, कोई कंपनी अम्ब्रेला सेल करता है, रेनी सीजन में उसका डिमांड बहुत होगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है कि रेनी सीजन है। अब देखो जैसे कोरोना में आई थिंक जनवरी या फरवरी से ही बारिश शुरू हो गया, तो उसमें सीज़न का कोई रोल प्ले नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला ये सब का डिमांड काफ़ी था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो गया वो सारा कंपनी के लिए जो अम्ब्रेला प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन में वो प्रोडक्ट का बहुत डिमांड हो गया, तो एक्सपोर्ट करने का अपॉर्चुनिटी हो गया उसको, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को। एंड देन रूरल मार्केट्स टू एक्सप्लोर एंड पेनिट्रेट। रूरल मार्केट को कैप्चर करना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में, ठीक है। कोशिश करो कि वैसा प्रोडक्ट बनाए जो रूरल मार्केट में ज़्यादा छा जाए, ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे मत टिके रहो, अलग अलग प्रोडक्ट लाओ कंपनी का, वो कहने का मतलब है डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। फिर मर्जर और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़, मर्ज करो, ये अपॉर्चुनिटीज़ कहला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये स्वॉट एनालिसिस में, वो है T इज़ फॉर थ्रेट्स। अब क्या क्या से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट है? ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा बात, सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे बहुत सारा डर है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। अब क्यों है ये डर? क्योंकि देखो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा कंज्यूमर नहीं है, और अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो मे भी उसका कॉम्पिटिटर उससे ज़्यादा आगे निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन बिजनेस देन देयर विल बी कॉम्पिटिशन, और वर्क थ्रेट साबित हो सकता है। नाउ फ्री इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट अगर फ्री में करा रहे तो वो भी एक थ्रेट है कंपनी के लिए। फिर प्राइस कटिंग वॉर, देखो मोनोपोली तो चलो ठीक है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कटिंग वॉर होता है। ये 12th में पढ़ना था, मे बी यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। तो प्राइस कटिंग वॉर भी एक थ्रेट साबित होता है। नाउ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है। हाई एंड एडवर्स डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है D/E, डेट बाई इक्विटी, ठीक है। जितना डेट है उसको डिवाइड कर दो इक्विटी से तो निकल जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का हाई है तो वो एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा नहीं, मतलब एक कंपनी को जज करने के लिए उसका डेट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना वो लोन लिया है वो कम ही होना चाहिए तो बेटर है। नाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वो एक थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया SWOT एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ठीक है। ओके, सो आई एम गिविंग दिस मच टाइम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज ये आता है एग्जाम में, ठीक है। अल्टरनेट टर्म में पेस्ट आता है या फिर SWOT आता है, ठीक है। नाउ वी हैव completed study note number 9.1, 9.2 and now let's move on to the last study note for this video, that is study note 9.3. अब देखो ये बुक से पढ़ लो या फिर ये नोट से पढ़ लो, ये नोट्स एक्चुअली बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। बस जो मतलब ये नोट्स सारा मेरा देख लो वीडियो से तो सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में बस इतना ही लिखना, एग्जामिनर नहीं बोलता है बहुत लिखना, बस इतना ही लिखना एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। यस, यू हर्ड इट राइट, यू कैन गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्टडी नोट नंबर 9.3, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब यार पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? जैसे अब देखो समझो, सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, 10th में उसका आया है 90%, देन 12th में 92% एंड ग्रेजुएशन में मे बी 85%।
ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि उस स्टूडेंट का पोर्टफोलियो क्या है, तो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्क्स, ठीक है। अब ऐसे ये तो स्टूडेंट का बात हो गया। अब जैसे जो जो शेयर ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो जैसे सपोज हम करते हैं, अब मेरे से कोई पूछेगा मेरा शेयर का पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, तो आई विल से ना कि मेरा रिलायंस का इतना शेयर है, L&T का इतना शेयर है, इतना शेयर है, इतना इसका इतना शेयर है, तो टोटल कलेक्टिव जो हम बताएंगे वो मेरा हो जाएगा शेयर का पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी टू इट्स कस्टमर। समझ आ गया। कंपनी का पोर्टफोलियो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सबको कलेक्ट कर लो जो कि वो कंपनी ऑफर करता है कंज्यूमर को, तो वो उसका पोर्टफोलियो कहलाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या क्या सारा लगभग घर में आधा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसी का रहता है, मेरे नहीं सबके घर में। डव, शैम्पू, सोप, ऑयल, एवरीथिंग इज ऑफ दैट कंपनी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये उसका पोर्टफोलियो क्या है, तो जितना भी उसका प्रोडक्ट है सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है। उसके बाद अभी इधर पतंजलि आया, ठीक है। वैसे पतंजलि का भी पोर्टफोलियो मस्त है, बढ़ते ही जा रहा है, सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेता है, सब कुछ टैलेंट है, ठीक है। अब समझ आ गया पोर्टफोलियो क्या होता है। अब देखो पोर्टफोलियो को हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक टर्म है, व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है। So it is the analysis of our portfolio to know the strength and weakness of the product. अब हम लोग पोर्टफोलियो को पूरा एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग का कंपनी का स्ट्रेंथ बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग के कंपनी का वीकनेस बन सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो पतंजलि का सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, आई थिंक ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवरी ऑयल ऑफ पतंजलि, ठीक है, वो ज़्यादा बिकता है। तो वो उसका स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि उसी प्रोडक्ट की वजह से कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्या नहीं बिकता है, आई थिंक घी, ठीक है। घी के बारे में, पतंजलि का घी के बारे में बहुत र्यूमर फैला हुआ है कि ये है वो है ये वो है। तो वो जो घी एक प्रोडक्ट है पतंजलि का, वो उसका वीकनेस है, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से कंपनी को मे भी लॉस हो जाए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है समझ आ गया। अब देखो एग्जांपल भी है, एप्पल का पोर्टफोलियो क्या है, सब देखो आईफोन है, आईपैड है, आईपॉड, मैकबुक एक्सेट्रा। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का पोर्टफोलियो क्या है, लक्स, लैक्मे, वैसलिन, लाइफ बॉय एक्सेट्रा। फिर पतंजलि का क्या है, घी, हनी, ऑयल, बीन्स। अच्छा हाँ, जीन्स भी तो आ रहा है, पतंजलि का जीन्स न्यूज में आया था, तो वो भी उसका पोर्टफोलियो में ऐड हो गया, ठीक है। सोच लो, धीरे धीरे पतंजलि पूरा मार्केट कैप्चर करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये सारा फैक्टर्स है जो पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसमें देखो बस ये सब पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, और बाकी अपने से लिख लेना। रिलेटेड तो लिख ही लोगे एग्जाम में। तो देखो मिशन और विजन पीछे पढ़ा चुके हैं। वैल्यू सिस्टम, क्या वैल्यू क्रिएट करेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, कंपनी में। फ्यूचर ऑफ करंट बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा एनालिसिस करने के बाद। फिर पोजीशन ऑफ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ठीक है, पोजीशन क्या है पोर्टफोलियो, जो मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है। फिर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, कितना कॉम्पिटिटर्स लोग हम लोग से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, ये वो। एंड देन कंपनी का रिसोर्सेज क्या है। फिर सप्लाई या डिमांड का कंडीशन कैसा है, डिमांड ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो वो वर्स्ट सिचुएशन हो गया ना, क्योंकि सप्लाई हम ज़्यादा करेंगे मेहनत करके, डिमांड है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा सप्लाई करने का, लॉस हो गया कंपनी को। एंड देन कॉम्पिटिटिव मूव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मूव, यहाँ भी कॉम्पिटिशन चलता है यार, बिजनेस में बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव क्या हम ऐसा मूव लाए अपना ऑर्गेनाइजेशन में कि बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकले। एंड देन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है, पेरेंट कंपनी का भी जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी रहेगा वो क्या होगा। फिर बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, हेल्दी बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा है फैक्टर्स ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, ठीक है।
अब देखो ये हो गया. We have done study note number 9.3 also, 9.2 also and 9.1 also. So this is it for this video. I don't think video ज़्यादा लंबा करना चाहिए. So from next video we'll start from study note number 9.4. Till then, be disciplined, study well and revise with me. It's really gonna be helpful to you and to also your friends. अच्छा लगे तो like कर देना and बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना. कमेंट में रीज़न ज़रूर लिखना क्यों डिसलाइक किया. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, study well and be healthy, be safe and bye.